34, 34. लास्ट टर्न पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना शुरू किया था एमसीजी, उसका डायग्राम बनाया था। कंस्ट्रक्शन लिखना बाकी था, तो हेडिंग कंस्ट्रक्शन। जैसा कि डायग्राम में तुम देख पा रहे हो, वो जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, हम चाहें तो उसका नाम रख सकते हैं PQRS, तो पर यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिना नाम के बात कर रहे हैं। It consists of a rectangular coil pivoted between two spiral springs. It consists of a rectangular coil pivoted between two spiral springs. थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। pivoted between जो लिखा है हमने, between को काट के रखो, pivoted with help of two spiral springs. Pivoted with help of two spiral springs all along between concave pole pieces of a magnet. Between concave pole pieces of a magnet, as shown. अब जब हमने लिखा है कि concave pole pieces, तो ब्रैकेट में उसका कॉज बताएंगे, ब्रैकेट में तो लिखोगे to provide radial magnetic field. हमने concave pole pieces क्यों यूज किए? To provide radial magnetic field. Bracket close. An iron cylinder is attached. An iron cylinder is attached at the center of the coil in bracket to make magnetic flux effective. तो उसका जो पर्पस है वो क्या है? To make the magnetic flux effective. Bracket close. The needle is attached to the coil. The needle is attached to the coil, which can move on a semicircular scale. Which can move on a semicircular scale. To show the deflection. To show the deflection. उस टर्म में अब थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम को देखो, इस डिस्क्रिप्शन को देखो और सोचकर बताओ क्या कुछ मिसिंग है या इस सेटअप की मदद से हम करंट नाम लेंगे या रिफ्लेक्शन नाम लेंगे। क्या इसमें सारी डिटेल आ गई या ऐसा कुछ लग रहा है कि कैसे डिफ्लेक्शन आएगा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? Is there something missing? हाँ बोलो। इंडिकेटर तुमने नहीं बनाया होगा, मैंने तो बना दिया था। या तुम ये जानना चाहते हो इंडिकेटर क्या है? तो इंडिकेटर कोऑर्डिनेट जो लिखा है तुमने डिस्क्रिप्शन, दैट इज इंडिकेटर।
इस डायग्राम में एक कमी है, करंट किधर से आ रही है किधर जा रही है वो नहीं दिख रहा है। जो हमें नापना है करंट कहां से एंटर करेगी और कहां से एग्जिट करेगी वो नहीं है। सेम प्रॉब्लम एनसीईआरटी में डायग्राम जैसे डिफरेंट डायग्राम आ, तो करंट कहां से एंटर करेगी, जहां S1 या S2 पर वो जो कॉइल जुड़ी हुई है स्पाइरल स्प्रिंग से, तो एक एंड से एंटर करेगी और दूसरे एंड से एग्जिट करेगी। तो तुम दो स्ट्रेट वायर बनाकर वहां पे दिखा सकते हो, एक S1 से जोड़ दोगे, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाकर तुम्हें बताऊं, अगर तुम डायग्राम को रिदम में बनाते हो तो कोई भी चीज मिस नहीं होगी इसमें, लॉजिकल सीक्वेंस में। तो ये मान के चलो करंट इधर से आएगी, इधर से जाएगी, तो ये करंट की डायरेक्शन और अटैच कर दो कॉइल के साथ, ये करंट इधर मूव कर दो। अब पढ़ेंगे इसकी वर्किंग कैसे काम करता है। और जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है उसमें भी करेक्शन कर लेना, तो उसमें ऊपर एक रास्ता एक जगह तो दिखा रखा है, एक लाइन खींची हुई बस, उसमें आई मार्क कर देना और नीचे की तरफ एक लाइन और खींचना जहां पे करंट एग्जिट करेगी। वर्किंग कैसे काम करेगा डिवाइस। The current to be measured, the current to be measured is passed through the coil, is passed through the coil, comma, which causes, उसकी वजह से क्या होगा, which causes a deflection because of the deflecting couple, because of the deflecting couple tau equal to Ni V। sin थीटा क्यों नहीं आया, what हो गया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो बी आई एन ए कह के यार कोई एनर्जी दी है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग couple, n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A उसका एरिया। जैसे डिफ्लेक्शन आएगा वैसे ही स्प्रिंग्स में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, ट्विस्टिंग एक्शन, या तो ये कसेगी या तो खुलेगी। तो उसकी वजह से ये दोनों स्प्रिंग भी इसको रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे, वो भी एक कपल लगाएंगे और उसको बोलेंगे रीस्टोरिंग कपल। कंटिन्यू करोगे इसको इक्वेशन 1 डाल के, इट कॉजेस a twist, it causes a twist in the spiral springs, it causes a twist in the spiral springs, comma, due to which a restoring couple is generated, given as tau equal to c theta। रेफरेंस इंफॉर्मेशन करोगे c क्या है, थीटा क्या है, c के लिए लिखोगे टॉर्जनल कांस्टेंट। ये जो स्प्रिंग्स हमने इस्तेमाल की है उनका टॉर्जनल कांस्टेंट, इसका एक और नाम भी है, यही से हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे c हो जाएगा tau अपॉन थीटा। तो थीटा अगर यूनिट हो जाए
1 रेडियन ऐसा यूनिट, तो C सीधे सीधे टॉ के बराबर हो गया। तो इसको बोलते हैं कपल पर यूनिट ट्विस्ट, C को कपल पर यूनिट ट्विस्ट भी बोलते हैं और टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो C तुमने मेंशन किया टॉर्सनल कांस्टेंट और कपल पर यूनिट ट्विस्ट। And theta is angle of twist. This is equation 2. इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग कपल घुमाना चाहता है, रीस्टोरिंग कपल रोकना चाहता है, दोनों के बीच एक समझौते वाली स्थिति आएगी और उतना घूमकर उतना टर्न होकर एक कॉइल रुक जाएगी जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर। तो देखोगे नाउ इन equilibrium state, now in equilibrium state, ये जो एक्सप्रेशन तुमने लिखे हैं 1 और 2, मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। जो इक्वेशन 1 है इसको बोल रहा हूँ tau सबस्क्रिप्ट d, इसको बोल रहा हूँ tau सबस्क्रिप्ट r। d stands for deflection, deflecting couple, r stands for restoring। We have tau d equal to tau r और वैल्यू रख देंगे Ni dA इक्वल टू C थीटा। हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम करंट नापना चाहते हैं, करंट को एक तरफ रखेंगे, करंट को नापना चाहते हैं, डिफ्लेक्शन आपकी I इक्वल टू C अपॉन NBA या NAB टाइम्स थीटा। किसी गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए जो हम बना चुके हैं उसमें स्प्रिंग्स लग चुकी हैं, C is fixed, इसमें चेंज नहीं होने वाला, कॉइल बन चुकी है, L is fixed, A is fixed, मैग्नेट लग चुके हैं, B is fixed, पूरी क्वांटिटी फिक्स है। वेरिएबल क्या है खाली थीटा, और वो किस पर डिपेंड कर रहा है? I पर। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा। इस कांस्टेंट को कैपिटल के से दिखाते हैं, उसका स्पेसिफिक नेम है I इक्वल टू A टाइम्स थीटा, वेयर A इक्वल टू C अपॉन NAB is called characteristic constant। यानी गैल्वेनोमीटर टू गैल्वेनोमीटर डिफर करेगा, अलग गैल्वेनोमीटर पर डिपेंड करेगा। K is called characteristic constant of galvanometer। तो कंक्लूजन क्या निकला? I proportional theta ग्राफ में बंद करो। Now, by measuring theta, we can find the current। तो थीटा को नाप कर हम करंट नाप लेंगे, पता लगा तो इसकी वर्किंग होगी। इस तरह से गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। अब कई बार तो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछी जाती है, तो ठीक है, वैसे आगे की बात भी पूछी जाती है। तो उस बेंच पे रहो, इसमें वाइब्रेशन होंगे तो ये मिलेगा। हमने गैल्वेनोमीटर बना लिया। अब इसी गैल्वेनोमीटर से हम मान लो अमीटर बनाना चाहते हैं या फिर वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं। तो मान लो ऐसे तुम्हें 5 गैल्वेनोमीटर दे दिए गए, 5 गैल्वेनोमीटर अवेलेबल है, तुमसे कहा इसमें से छांट लो, किससे तुम अमीटर बनाओगे, किससे वोल्टमीटर बनाओगे। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, हम कैसे छांटेंगे? अमीटर उससे बनाएंगे जो करंट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा, करंट में चेंज को क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा, और वोल्टमीटर उससे बनाएंगे जो वोल्टेज के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा, वोल्टेज में चेंज को क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा।
अभी कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हम दो क्वांटिटीज और डिफाइन करते हैं, एक है करंट सेंसिटिविटी, दूसरी है वोल्टेज सेंसिटिविटी। जब 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पूछते सामने, और एक टर्म और डिफाइन करेंगे फिगर ऑफ मेरिट। ये 3 टर्म और डिफाइन, इस पर 2 प्रैक्टिकल तुम्हारे बेस्ड हैं जो तुम फिजिक्स लैब में जाके कर सकते हो। तो 2 प्रैक्टिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के। तो नेक्स्ट पहले करंट सेंसिटिविटी, इसके लिए कोई स्पेशल सिंबल हमारे पास नहीं है, मैं सिंपली CS से दिखा रहा हूं। करंट सेंसिटिविटी, हम क्या चाहते हैं कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें वो कैसा हो, सेंसिटिव हो, क्योंकि अगर सेंसिटिव होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, वो सही नापेगा। फॉर एग्जांपल एक तो सब्जी तोलने वाला तराजू, सब्जी वाला उससे सब्जी तोल कर दे रहा है, इसकी सेंसिटिविटी पर गौर करो। अगर तुम यही सब्जी किसी दूसरे सब्जी वाले से तोलवाते हो दूसरे तराजू पर, तो उसमें डिफरेंस आने के जो चांसेस हैं उसके बारे में सोचो। दूसरा, तुम किसी सुनार गोल्ड स्मिथ के पास गए और वहां पर कोई सोना या चांदी तुमने तुलवाया उसके इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स पर, और वो अगर तुम जाकर किसी दूसरे से चेक करवाना चाहते हो कि सही है कि नहीं उसका तराजू, और दूसरी जगह जाके तुलवाओगे, तो उसमें डिफरेंस आने की संभावना पे विचार करो। तो किसमें अंतर आने की संभावना ज्यादा है? सब्जी वाले में। इसका मतलब सेंसिटिविटी कम है, एक्यूरेसी भी कम है। और एक और टर्म जो इसके साथ जुड़ती है वो प्रिसिजन है, जिसको एरर एनालिसिस में तुम सीखते हो। तो प्रिसिजन पर फर्क पड़ता है सीधे सीधे। तो करंट सेंसिटिविटी में तुम लिख सकते हो, अगर मुझे कंपैरिजन करना है मैं क्या करूंगा, पांचों गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो करा दूंगा। 1 एम्पीयर यूनिट करंट फ्लो कराने पर सब पांचों के पांचों डिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा वही एप्रोप्रिएट गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट करें। लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन शोन, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन शोन फॉर यूनिट करंट फ्लो, deflection shown for unit current flow through the galvanometer. Comma, that is symbol को है तो CS से मैंने इसको दिखाया, CS equal to theta upon I। फिर तुमसे मुझसे बताओ किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, या क्या चेंज लगाने पर ये बढ़ेगी, क्या चेंज लगाने पर घटेगी। तो मैं वैल्यू रख देता हूँ सीधे सीधे, थीटा अपॉन आई। थीटा अपॉन आई कितना है? NAB अपॉन C। करंट सेंसिटिविटी भी हो गई NAB अपॉन C, यानी तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ा दो बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव कर दो। इफेक्टिव कैसे किया था हमने? बीच में लगाया था आयरन सिलेंडर जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, ये इफेक्टिव करने के लिए लगाया था। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पावरफुल हो जाएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइन जिसमें से होकर गुजरेगी। या तुम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हो तो वहां पावर बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, सी को कम कर दो, सी को कम करने पर भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा। C कम करने का मतलब जैसे K कम करना, जैसे F इक्वल टू KX में K होता था स्प्रिंग कांस्टेंट, वो लीनियर सिचुएशन में था, वैसे C भी स्प्रिंग कांस्टेंट ही है पर एक टॉर्जनल ट्विस्टिंग सिचुएशन में तो ट्विस्ट कर, जैसे तुमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन अलग अलग करेंगे, एक होता था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक होता था शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस जो है वो टियरिंग शेयरिंग में एग्जिस्टेंस में आना। तो अब ये C कम कर देंगे तो ये स्प्रिंग आसानी से घूम जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। इसीलिए कहते हैं वो जो सस्पेंडेड टाइप बताया था तुमको शुरू में, ये तो पिवोटेड टाइप है। सस्पेंडेड टाइप जो इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर में तुम्हें मिलेगा वो ज्यादा सेंसिटिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही साइड स्प्रिंग है, एक साइड स्प्रिंग नहीं है, वायर से लटका हुआ, तो इससे ज्यादा सेंसिटिव होता है।
ये फैक्टर्स हो गए करंट सेंसिटिविटी। यूनिट क्या बनेगी, इसको रेडियन में इसको एम्पीयर में नापोगे तो रेडियन पर एम्पीयर। नेक्स्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगली टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी। VS। तो तुम्हें 5 गैल्वेनोमीटर देकर बोला गया इनमें से चुनो किससे वोल्टमीटर बनाओगे, सेम लॉजिक को बताएंगे। इट इज डिफाइंड एज the deflection shown, it is defined as the deflection shown, comma, when a unit potential difference is applied, when a unit potential difference is applied across G circle, across galvanometer, that is Vs equal to theta upon V। V को लिखूंगा IR। यहाँ पे जो R है ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस है, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं R के साथ सबस्क्रिप्ट में छोटा सा G लगा दूंगा। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस अगर Rg है और उसमें करंट I फ्लो हो रही है तो उसके अक्रॉस ड्रॉप होगा I टू R। अब मैं इसमें थीटा अपॉन I की वैल्यू वापस रख देता हूं तो मुझे मिलता है NAV अपॉन CR। अब अगर यहां से देखें K की वैल्यू कितनी थी, C अपॉन NAV, तो ये कितना हो गया, वन बाई के। यहां पर अगर K की टर्म्स में लिखना चाहे तो वन बाई के, और अगर इसको हम करंट सेंसिटिविटी के फॉर्म में लिखें यानी वन बाई के को लिखता हूं CS, तो ये बन जाता है CS अपॉन RG। तो अगर तुम्हें करंट सेंसिटिविटी पता है और रेजिस्टेंस भी दे दिया जाए तो तुम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकते हो। अब यहां पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है, रिपोर्ट में कई बार आ चुका। तुमसे पूछते हैं कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा दें या घटा दें तो क्या जरूरी है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी उतनी ही बढ़ जाएगी या घट जाएगी। फॉर्मूला को देख के लगता है हाँ कि करंट सेंसिटिविटी को 10% से बढ़ा दिया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी 10% से बढ़ जाएगी, या घटा दिया तो घट जाएगी। पर जब हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, फोकस करो इस फॉर्मूले पर और इस फॉर्मूले, अगर तुम करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हो तो कैसे बढ़ा सकते हो, n बढ़ाकर। अगर तुमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो एक्स्ट्रा वायर आया, एक्स्ट्रा वायर आया तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता है और सेम रेशियो में जितना n बढ़ने से इफेक्ट आया उतना ही अगर रेजिस्टेंस बढ़ने से इफेक्ट आ रहा है तो हो सकता है वोल्टेज सेंसिटिविटी अनचेंज रहे, और ये डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है तो हो सकता है एक ज्यादा बढ़ जाए एक कम बढ़े, या एक बढ़ जाए दूसरी घट जाए। इट इज आल्सो पॉसिबल, इट डिपेंड्स। अगर तुम a बढ़ाकर बढ़ा रहे हो करंट सेंसिटिविटी देन अगेन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि हां सेम अमाउंट में चेंज होगा। हां अगर तुम b चेंज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हो b को बढ़ाकर या c को घटाकर, b को बढ़ाकर या c को घटाकर, दोनों ही सिचुएशन में r इंडिपेंडेंट है, तब तो ऐसा ही होगा कि करंट सेंसिटिविटी जितनी बढ़ाओगे या घटाओगे उतनी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। बट इट डिपेंड्स किस फैक्टर से तुमने करंट सेंसिटिविटी को कंट्रोल किया। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। तुमसे ये पूछा जाता है डिटेल में 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में, तो ये नेसेसरी नहीं है। नीचे स्टार मार्क करके स्टेटमेंट लिखोगे, इफ current sensitivity is
increased, if current sensitivity is increased, then it does not mean that Vs should also increase by same amount. It does not mean that Vs should also increase by same amount. वोल्टेज सेंसिटिविटी भी उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब जब भी तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में पूरी पिक्चर घूम जाएगी। रेफरेंस कि n a इनको चेंज किया अब तो ठीक है सेम अमाउंट, पर b और c को चेंज किया तो इट मे वेरी डिफरेंटली। ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट रहे अगर सिमिलर चेंज आया n और a को चेंज करें। नेक्स्ट फिगर ऑफ मेरिट, अरे फिगर ऑफ मेरिट, मेरिट हुई MERRIT, मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। इसको शॉर्ट में दिखाना है तो दिखाते हैं FOM। सिमिलर मिलता जुलता कुछ वर्ड तुमने पढ़ा था KTG में, जिसमें 3 ही वर्ड आए थे। ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, और यहाँ पे क्या है FOM, फिगर ऑफ मेरिट। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फिगर ऑफ मेरिट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी मींस K। तो इसकी यूनिट से पहचान होगी, उसकी थी रेडियन पर एम्पियर, इसकी यूनिट यहाँ पे लिखूंगा तो बनेगी रेडियन पर वोल्ट, और इसकी बन जाएगी एम्पियर पर रेडियन। कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चंस में नाम बोल देते हैं करंट सेंसिटिविटी और यूनिट में बोलते हैं एम्पियर पर रेडियन, तो तुम्हें पहचानना होगा कि नाम गलत है। मतलब नाम और यूनिट में अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो तुम्हारे लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है कि अगर तुम किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम पढ़ रहे हो और उसकी यूनिट पढ़ रहे हो और उसमें मिसमैच है, तो तुम किसको सही मानोगे? यूनिट को, नाम को नहीं। नाम को ड्रॉप कर दोगे, जो यूनिट है उसके हिसाब से उसका सही नाम सोचकर उसको सही मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यूनिट से पहचानते हैं। कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज में ऐसा देते हैं कि इतने डिवीजन का डिफ्लेक्शन और एम्पियर, गैल्वेनोमीटर है और वो 5 डिवीजन का डिफ्लेक्शन दिखाता है पर एम्पियर। ये डेटा दे दिया और 5 डिवीजन का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है पर एम्पियर, तो तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितनी करंट वो नाप सकता है। तो एक स्टैंडर्ड डेटा जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए अगर तुम प्रैक्टिकल ढंग से कर रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट में सिचुएशन क्या होती है। ये स्थिति होती है 0 इधर, 30 इधर, 30 डिवीजन 0 के इस साइड होते हैं, 30 डिवीजन इस साइड होते हैं। तो अगर तुम इससे नापना चाह रहे हो तो कितने डिवीजन का डिफ्लेक्शन आप सकते हो? 30, अगर बीच में से स्टार्ट हो। अगर तुमने कुछ ऐसा प्रोविजन किया कि निडल बीच की बजाय यहाँ से स्टार्ट होगी तो मैक्सिमम 60। क्वेश्चन में तुम्हें इंडिकेशन मिल जाएगा इस चीज का कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस कितने हैं। 60 है मतलब यहाँ से नाप रहे हैं, 30 है मतलब यहाँ से इधर या इधर नाप रहे हैं। तो टोटल डिवीजन अगर 30 है तो इसकी रेंज क्या होगी, कितना मैक्सिमम करंट नाप पाएगा? 4 डिवीजन मैंने लिया था, इसको आसान बनाता हूँ। मान लो 5 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आता है 1 एम्पियर, तो 6 एम्पियर नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर? अब हम ये सीखेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर हमने बनाया इससे कैसे वोल्टमीटर में बदला जाए और इसको कैसे अमीटर में बदला जाए। G2 में G2 भी कन्वर्टर। नेक्स्ट हेडिंग 3 मार्क्स, 3 नंबर में आता है। 3 नंबर में तुम्हें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है,
मेन क्लास में तुम सीख चुके हो, और बोर्ड में क्या लिखना है, कितना लिखना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, वो स्टेप्स यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। हेडिंग इज कन्वर्जन ऑफ ए जी सर्कल, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, डैश लगा दो। फर्स्ट G2 है। इस कन्वर्जन के लिए जो बेसिक नॉलेज तुमको चाहिए वो ये चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए अमीटर इज करंट मेजरिंग डिवाइस। अगर हम चाहते हैं कि ये करंट को इफेक्टिवली नाप पाए तो सारी की सारी करंट का इसमें से होकर जाना जरूरी है। अब सारी की सारी करंट उसमें से होकर जाए, उसके लिए जरूरी है कि उसका रेजिस्टेंस हो 0। तो एक आइडियल अमीटर या इफेक्टिव अमीटर या आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 0। ये तुम्हें जानकारी है। और दूसरी जानकारी है कि अगर हम चाहते हैं सारी की सारी करंट उसमें से होकर जाए तो कोई पैरेलल पाथ अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यानी इसको कैसे लगाएंगे, सीधी। मान लो तुम्हें सड़क पर चेकिंग करनी है तो टोल नाका जो लगेगा ऐसी जगह पर लगेगा जहां पे सारे व्हीकल की मजबूरी है सड़क के उस हिस्से से होकर गुजरना ही, उनको कोई साइड से रोड नहीं है, नहीं तो वहां से निकल जाएंगे। तो सारी की सारी करंट इसमें से होकर जाएगी, ये सीरीज में लगेगी। तो इसमें तुम्हें कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे गैल्वेनोमीटर जो है उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जिसको अभी तक हमने किससे दिखाया था, R सबस्क्रिप्ट G से, और यहाँ पर दिखाएंगे G से, कैपिटल G से दिखाएंगे, नोटेशन चेंज कर देंगे। तो कैपिटल G तुम्हें उस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उस गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी पूरे के पूरे 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन, उसके लिए जो करंट चाहिए वो दी हुई है I सबस्क्रिप्ट G, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए करंट, वो डेटा भी दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पर तुम्हें ये पता करना है कि अगर इससे हम I एम्पियर करंट नापना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो आइडियल सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मैंने तुम्हें शुरू में हिंट दिया था कि आइडियल वोल्टमीटर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैलिब्रेशन। एक तरीका बताया था कि स्केल को सफेद पोत दिया और अब पोटेंशियोमीटर जो नाप रहा है वही हमने वोल्टमीटर से भी नापा। पोटेंशियोमीटर बता रहा है 2.2, वोल्टमीटर बता रहा है 2, तो हमने उसके स्केल को सफेद पोत कर वहां पे लिख दिया 2.2 कैलिब्रेशन। तो वो आइडियल की तरह काम करे, वो एक तरीका हो सकता है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें से होकर जाए, तो इस कोशिश में हम क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस कम से कम करना चाहते हैं। तो रेजिस्टेंस कम करने का तरीका जो हमने सीखा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हुई है कि अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए रेजिस्टेंस कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल 100 ओम रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस इसी ऑर्डर का होता है। एक प्रैक्टिकल और है, तीसरा प्रैक्टिकल आ गया, कुल मिलाकर 3 प्रैक्टिकल हो गए। तो तीसरा प्रैक्टिकल क्या है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस निकालना। एक प्रैक्टिकल है G2A कन्वर्जन, एक G2B कन्वर्जन, और तीसरा है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस पता करना। तो जब तुम गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस पता करते हो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से लैब में, तो ये रेजिस्टेंस 70, 80, 90, 100, 70 से 100 ओम के बीच आता है। दिस इज प्रैक्टिकल वैल्यू। तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होता है, किस ऑर्डर का होता है, 100 ओम के ऑर्डर का होता है। अगर मैं इसके साथ पैरेलल में 1 ओम रेजिस्टेंस जोड़ दूं तो इक्विवेलेंट विल बी 100 into 1 upon 100 plus 1, यानी 100 divided by 101 less than 1, 1 ओम से भी कम हो जाएगा। पर्पस सॉल्व हो गया। हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए। पैरेलल में जब भी किसी रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा तो उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाएगा एंड इट इज कॉल्ड शंट। तुमसे पूछा जाता है 1 नंबर में, व्हाट इज शंट? शंट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्टेड इनटू अ मीटर ऑफ रिक्वायर्ड रेंज। एक डेफिनेशन देगा। पर ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस जो मैं किसी भी सर्किट में पैरेलल में लगा रहा हूं, इट विल बी कॉल्ड शंट। पैरेलल में लगा, जैसे सड़क पे बाईपास बना देते हैं, ठीक वैसे ये शंट। शंट हम से तुम्हें पढ़ते हैं, देखोगे गिवन 3 नंबर में जो एग्जैक्टली लिखना है वो लिखो आप। गिवन ए गैल्वेनोमीटर having
coil resistance capital G, and full scale deflection current, I सबस्क्रिप्ट G, यानी इतनी करंट पास कर दी तो फुल स्केल रिफ्लेक्शन दिखाएगा, निडल चल जाएगी एंड पर। Come then to convert it into an ammeter of range 0 to I ampere, we connect a small resistance. In parallel with it, ब्रैकेट में लिखोगे called shunt, SHUNT, shunt को अलाइन कर दोगे ब्रैकेट को, as shown डायग्राम में। गैल्वेनोमीटर टर्मिनल A, टर्मिनल B, यहां पर हमने जोड़ दिया शंट S। ये जो सेटअप बन गया ये फंक्शन करेगा लाइक एन अमीटर। जो करंट में नापना चाहता हूं उसको मैंने इधर से भेजा, इस जंक्शन पर करंट का डिवीजन हुआ, कहीं से कुछ ट्रैफिक गुजर रहा है, हम चाहते हैं कि सारा ट्रैफिक वहां से ना गुजरे। मान लो ये मेन पुल था, ब्रिज, और ब्रिज कमजोर हो गया, उसकी रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है, तो खाली सिंगल लेन यहाँ पर अवेलेबल है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बाईपास बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा ट्रैफिक का लोड नहीं सह सकता, ब्रिज टूटने का खतरा है, तो बाकी ट्रैफिक को बाईपास से गुजारना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितनी करंट ले सकता है, IG, उससे ज्यादा करंट फ्लो कराओगे तो क्या होगा, उसकी कॉइल के गर्म होकर जलने का खतरा है। तुमसे कहा जाता है लैब में जब तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर फुल स्केल रिफ्लेक्शन पे है, निडल सीधे जाकर स्ट्रीम पर टकरा रही है और तुम अब भी लगे रहते हो, स्विच ऑन, करंट फ्लो करा रहे हो, तो क्या होगा, डैमेज होने का खतरा है। यानी जब भी फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट दे रहा है, जॉकी भी तुम टच करा रहे हो, पोटेंशियोमीटर में, मीटर ब्रिज में तुमसे कहा जाता है टच कर दे या ना दो, यानी कि लगाए रखो उसमें फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे रहा है। यानी ये ठीक वैसे ही है जैसे कभी किसी गर्म चीज पे हमारा हाथ लग जाए या नुकीली चीज पे, तो क्या हम लगाए रखते हैं हाथ वहां, तुरंत हटा लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही। बस अंतर ये है कि हम उसको सेंस कर पाते हैं, ये सेंस इसमें जीवन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। I सबस्क्रिप्ट G वो मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर में से होकर पास हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी सारी की सारी करंट को किधर जाना होगा, अगर हमें मैक्सिमम करंट नापनी आ रही तो बाकी सारी करंट इसमें से होकर जाएंगी, I माइनस IG। ये सर्किट बन गया सिंपल सा। अब S के लिए एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है, 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, यहाँ लिख सकते हो। Here इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं P, इसको दे रहा हूं V PQ इक्वल टू PQ के अक्रॉस ये दोनों पैरेलल में गैल्वेनोमीटर एंड शंट, और जब ये पैरेलल में तो क्या होगा, ड्रॉप बराबर होगा, दोनों में पोटेंशियल सेम रहेगा, तो मैं लिख सकता हूं IG into J equal to I minus IG into S, और यहां से मैं S के लिए एक्सप्रेशन मिल गया, S equal to IG upon this is the formula।
आई जे अपॉन आई माइनस आई जे इंटू जी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैथ्स पता करें। तो इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का तुमसे पूछते हैं, एक है अमीटर, एक है मिली अमीटर और एक है माइक्रोमीटर, तीन दे दिए। इनको अरेंज करो इनके रेजिस्टेंसेस के बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। तो बताओ सबसे कम किसका होगा रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा किसका होगा? अब जो अमीटर है वो ये नहीं है, अमीटर है पूरा, और इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया? पहले तो खाली G था, अब हो गया GS अपॉन G प्लस S। तो GS अपॉन G प्लस S में अगर S ज्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। S ज्यादा अगर है इसका क्या मतलब है? I कम है कि ज्यादा है? I कम है, फॉर्मूले से कर देंगे, S ज्यादा है तो I कम है, और S ज्यादा है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर तुम्हें करंट कम नापनी है तो रेजिस्टेंस बड़ा लगाना पड़ेगा या रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो मिली अमीटर का रेजिस्टेंस अमीटर से ज्यादा होता है और माइक्रो अमीटर का मिली अमीटर से भी ज्यादा होता है। ये तो मैथमेटिकल लॉजिक हुआ, फॉर्मूले से हमने देखा। एक फिजिकल लॉजिक भी है और वो और ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चंस का जवाब हम फिजिकली दे सकते हैं, मैथमेटिकली दे सकते हैं। फिजिकल प्रोसेसिंग फास्ट होती है, मैथमेटिकल प्रोसेसिंग स्लो होती है। मैथमेटिकली अगर तुम जवाब देते हो तो हो सकता है अगर तुमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत हो जाए, पर फिजिकल कैलकुलेशन में ऐसा कुछ भी संभावना नहीं। फिजिकली अगर जवाब दे तो फिजिकली क्या है तुम्हें पता है, मिली अमीटर को करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की नापनी है और अमीटर को एम्पियर के ऑर्डर की। तो मिली अमीटर में से करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए? मिली एम्पियर के ऑर्डर, कम करंट का फ्लो होगी जब रेजिस्टेंस ज्यादा, सिंपल सा। तो मिली अमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा और अमीटर का रेजिस्टेंस कम और माइक्रो अमीटर का सबसे ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट G2B, 3 नंबर में दोनों बताने पड़ते हैं, 1.5 नंबर का ये और 1.5 नंबर का। G2B कन्वर्जन के लिए तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि वोल्ट मीटर ऐसा डिवाइस है, पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं तो इसको पैरेलल में लगाते हैं। क्योंकि अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस नापना चाहते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट में से करंट फ्लो हो जाए तो जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ था जिसके कारण पोटेंशियल का डिफरेंस था, वो चार्ज तो फ्लो मर्ज होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि चार्ज कम हो जाए, चार्ज कम हो जाएगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही कम हो जाएगा। तो आइडियली एक तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगाओ। अगर मैं 100 ओम के साथ सीरीज में 1 किलो ओम लगा दूं तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 1000 ओम, 1100 ओम हो गया। तो बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं और इसको लगाते हैं पैरेलल में कि इसमें फ्लो होने वाली करंट नेग्लिजिबल हो, सारे के सारे करंट मेन सर्किट से जाए, इसको पैरेलल में लगाते हैं सर्किट। तो अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है तो तरीका क्या है? गिवन डेटा सब वही है, तो लिखोगे गिवन डैश डैश लगा दो, यानी सेम लैंग्वेज आएगी जैसे पहले लिखी थी। मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा, अंतर कहां पे आएगा? लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में तुम लिख दोगे टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर, दो लाइन छोड़ दो डैश डैश लगाकर, फिर तीसरी लाइन में लिखोगे टू कन्वर्ट इट इनटू V सर्कल ऑफ रेंज 0 to V volt, to convert it into voltmeter of range 0 to V volt, we connect a large resistance capital R, we connect a large resistance capital R in series with it, large resistance capital R in series with it as shown. सर्किट बना दूंगा ये गैल्वेनोमीटर, इसके साथ सीरीज में R, टर्मिनल A और B के बीच ये कॉम्बिनेशन
वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा, वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें नापना है वो हम लगा देते हैं इन दो टर्मिनल्स के बीच V, 0 to V वोल्ट, तो V वोल्ट हमने लगा दिया। गैल्वेनोमीटर में से करंट कितनी फ्लो होगी? मैक्सिमम। जब V वोल्ट नाप रहे होंगे तब IG, जब कम नापेंगे तब कम, उसीलिए डिफ्लेक्शन कम आएगा, I प्रोपोर्शन थीटा पे काम करेगा। सब मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस पे कितना ड्रॉप होगा? इस पे ड्रॉप होगा IG into G। मान लो ड्रॉप ऑन गैल्वेनोमीटर इज VG। रेजिस्टेंस पर बचा हुआ ड्रॉप होगा VR, रेजिस्टेंस पर होने वाला ड्रॉप। ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। डीसी सर्किट्स जितने भी होते हैं, डायरेक्ट करंट सर्किट जिनको कि हम इस चैप्टर में डील कर रहे हैं, उसमें वोल्टेज का अलजेब्रिक सम नेट वोल्टेज के बराबर होता है, V इक्वल टू VG प्लस VR। बट दिस इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे हम AC पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, तो वहां तुम देखोगे, वहां तुम ऐसे नहीं लिख पाओगे कि इंडक्टर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप हो रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप हो रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ड्रॉप हो रहा है, VL, VC, VR। और नेट जो तुमने लगाया वो है V, वहां पर V, VL प्लस VC प्लस VR के बराबर नहीं होगा। AC में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर फेज में डिफरेंस होता है। अभी फेज क्या बोला है, मैंने बस नाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। फेज में डिफरेंस होने की वजह से वहां AC वोल्टेजेस को इस तरह से नहीं जोड़ा जा सकता जिस तरह से हम DC वोल्टेज को जोड़ रहे हैं। यानी उसका पूरा ट्रीटमेंट वेक्टर के जैसा होता है। जैसे वेक्टर्स को ऐसे नहीं जोड़ सकते, हम अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते वेक्टर्स का कि 3 वेक्टर है, 2, 3 और 4, तो जोड़ के तुमने जवाब दे दिया। नो, डिपेंड करेगा डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन के हिसाब से उनका रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, AC वोल्टेज में डायरेक्शन भी आ जाती है, जिसको बोलते हैं 3 फेज सप्लाई। तो 3 फेज सप्लाई में क्या 3 फेज क्या है, 120 डिग्री का डिफरेंस है एंगल में, डायरेक्शन में। तो 3 फेज सप्लाई होने की वजह से 120 डिग्री का डिफरेंस होने की वजह से अलजेब्रिक सम नहीं होता। जितना समझ में आया ठीक है, आगे फैमिलियरिटी बढ़ेगी तो इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तो लिखोगे हियर V इक्वल टू VG प्लस VR। VG की वैल्यू रख दी तुमने, IG into G, VR की वैल्यू IG into R। हमारा ऑब्जेक्टिव है R निकालना कि कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है। तो R इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है, IG, V अपॉन IG माइनस G। IG कॉमन लेके डिवाइड किया, R निकालना था, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमको मिल गया, R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। तो यहाँ पे सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कि एक वोल्ट मीटर है, एक मिली वोल्ट मीटर है और एक माइक्रो वोल्ट मीटर। माइक्रो वोल्ट मीटर सुना है क्या नाम? जरूरत नहीं पड़ती हमें इस लेवल पे, हायर लेवल पे स्टडी करोगे तो वहां काम आएगा। हालांकि मिली एमीटर और माइक्रोमीटर 12th में काम आ जाएंगे, पर माइक्रो वोल्ट मीटर उसका इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे हायर लेवल पे। तो अगर मान लो है मिली वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर, तो किसका रेजिस्टेंस कम किसका ज्यादा? अगर मुझे फिजिकली जवाब देना है, फिजिकल मैथमेटिकली, तो मैं सीधे सीधे लॉजिक लगाता हूँ, वोल्ट मीटर को नापना है वोल्ट में और मिली वोल्ट मीटर को नापना है मिली वोल्ट। मिली वोल्ट मीटर को कम नापना है, V होता है I into R। तो मिली वोल्ट मीटर में कम नापना है, IG तो फिक्स है, दोनों को हमने सेम गैल्वेनोमीटर से बनाया। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम नापेगा। तो मिली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा। यहाँ उल्टा हो गया, वहां क्या था, मिली मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा था, या मिली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा। मैथमेटिकली तुम यहाँ से देख सकते हो, V ज्यादा R ज्यादा। ठीक, इसमें दो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो बनते हैं,
पहले तो हमें समझना होगा कि जो कन्वर्जन हमने की है वो G2 में G2B किया, बट इट इज आल्सो पॉसिबल कि हम A to B कन्वर्ट कर दें, या नहीं है पॉसिबल? अमीटर से वोल्ट मीटर बनाना, वोल्ट मीटर से अमीटर बनाना पॉसिबल है या नहीं, वो सोचना। गिवन अमीटर से एक हायर रेंज का अमीटर बना देना, गिवन अमीटर से एक लोअर रेंज का अमीटर बना देना, गिवन वोल्ट मीटर से एक हायर रेंज का वोल्ट मीटर बना देना, गिवन वोल्ट मीटर से एक लोअर रेंज का वोल्ट मीटर बना देना। बहुत सारे वेरिएंट्स ऐसे में। अगर तुम इस एक्सरसाइज को करते हो तो ये आर्टिकल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक करवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन, एक उसके लिए, इसके लिए। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ गया? G2 है, G2B तो करते ही हैं, दिस इज जनरल कन्वर्जन। और पहले से अमीटर है और उसकी रेंज हमको चेंज करनी है। रेंज पॉजिटिव साइड में चेंज करनी है या नेगेटिव साइड में? क्या दोनों साइड में? पहली बात तो तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब तुम कौन हो? सीआईडी, तुम्हें क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन। पर तुम्हारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्राइम नहीं है, तुम्हारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फिजिक्स स्टडीज है। यहाँ तुमको इन्वेस्टिगेट करना है क्या ये पॉसिबल है कि हम रेंज को पॉजिटिव साइड में ले जाएं या नेगेटिव साइड, दोनों साइड ले जा सकते हैं क्या? अमीटर को, ऐसे ही वोल्ट मीटर को क्या उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल और नॉट? और अगर पॉसिबल है तो कैसे? और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है? ये हमें पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने तुमको यहाँ बोला ये अमीटर मेरे पास है जिसकी रेंज है I एम्पियर, ऑलरेडी इट इज अमीटर। नाउ कन्वर्ट इट इनटू ए न्यू अमीटर व्हिच कैन मेजर अप टू n times I एम्पियर। तो क्या करना होगा? अगर इसकी रेंज बढ़ाना चाहते हैं, n टाइम्स करना चाहते हैं, और इस फॉर्मूले से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो कैलकुलेशन ऐसे होगी, देखो s निकालना है हमको। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो है इसको तो मान लो अभी जो है ये s डैश है, पुराना वाला जो मैंने लगाया था, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? G into s डैश अपॉन G plus s डैश, और उसको हमने कितना मान लिया है? G। तो इसको मैं G डैश कर देता हूं, इसको G डैश कर देता हूं। तो ये G किसके बराबर है? G डैश s डैश अपॉन G डैश प्लस s डैश। जो प्रेजेंट अमीटर है उसका रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसके लिए करंट है IG की जगह क्या आ जाएगा? अभी क्या रेंज है उसकी? IG तो कितना नाम है? तो I नाम रहा है, तो IG की जगह I, और I कितना नापना चाहते हैं? NI। तो क्या रिजल्ट मिला? इतना रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जोड़ देंगे G अपॉन n माइनस 1 तो ठीक है, या इसकी रेंज जो है वो n टाइम्स हो जाएगी, जहां पर G की वैल्यू कितनी है? G डैश s डैश अपॉन G डैश प्लस। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, तो अमीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेट क्या करना बाकी रह गया? क्या कम भी कर सकते हैं? क्या उसकी रेंज को 1/n किया जा सकता है? I/n करंट नापने के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैलकुलेट करना, अगर मैथमेटिक्स में कुछ हाइपोथेटिकल टर्म नहीं आती तो ठीक है किया जा सकता है, और हाइपोथेटिकल आ जाता है तो मतलब नहीं किया। यहाँ पर इसकी रेंज को करना है n टाइम्स v वोल्ट नापना है। क्या करेंगे? अभी G कितना है? इसको मैंने मान लिया G डैश, इसको मान लिया R डैश। So G is R डैश प्लस G डैश, इतना है। तो R जो मुझे सीरीज में लगाना है V की जगह NV। V तो पहले नाप रहा था, V तो ये नाप ही रहा है। तो IG कितना है? IG मुझे नहीं दिया हुआ, मुझे क्या दिया हुआ? V। मुझे पता है V वोल्ट नाप रहा है, उसको n टाइम्स V वोल्ट नापने के लिए कन्वर्ट करना है। तो IG को मैं क्या लिख सकता हूँ? V/G लिख सकता हूँ। यहाँ पे G है टोटल रेजिस्टेंस, तो मैंने IG को लिख दिया V/G।
जी ऊपर गया माइनस जी, रिजल्ट क्या है n माइनस 1 टाइम्स जी। अगर इतना रेजिस्टेंस सीरीज में और जोड़ दिया जाए तो अब जो रेंज है उसकी कितनी हो जाएगी n टाइम्स। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की कहानी खत्म। लैब में जाकर तुम 3 प्रैक्टिकल और कर सकते हो। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना कॉइल का हाफ रिफ्लेक्शन मेथड से। हाफ रिफ्लेक्शन मेथड में जो बेसिक कांसेप्ट है वो क्या है? बेसिक कांसेप्ट सिंपल सा है, तुम्हें पता है कि करंट डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल थ्योरम। अगर दो ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, दो ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो करंट कैसे जाएगी? इक्वल, आगे उधर आगे उधर। तो अगर डिफ्लेक्शन आधा रह जाता है, गैल्वेनोमीटर से तुम करंट नाप रहे हो, देखो ये कांसेप्ट है। और मान लो मैं सर्किट डिजाइन करना चाहता हूँ, मान लो मुझे कुछ नहीं पता, जब प्रैक्टिकल करने बच्चे जाते हैं तो क्या होता है, काफी कॉन्शियस होते हैं। जो लापरवाह होते हैं वो कॉन्शियस नहीं होते, जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं वो काफी कॉन्शियस होते हैं और वो सोचते हैं कि वर्क अकॉर्डिंग टू रूल, किताब में लिखा हुआ है, जैसे किताब में लिखा हुआ बिल्कुल वैसे करना है। प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं होता, समझ लेना, आगे इंजीनियरिंग करते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब किताब में लिखा हुआ वैसे ही होगा या वैसे ही करना है, नॉट नेसेसरी। एक ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, अब उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, उससे कंक्लूड करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, जिनमें से एक रास्ता किताब में लिखा है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा वैसे ही करें, हम अपना दिमाग लगाकर कोई नया रास्ता भी निकाल सकते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कॉमन सेंस चाहिए होता है। प्रैक्टिकल अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा कॉमन सेंस स्ट्रांग होना चाहिए, बस इतना चाहिए। जैसे किताब में लिखा है, अगर पोटेंशियोमीटर में रीडिंग आई ऑड नंबर ऑफ वायर्स पर, तो हम स्केल पर लेफ्ट हैंड साइड से रीडिंग लेंगे या राइट हैंड साइड से रीडिंग लेंगे। अब तुम उसको रटने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे, वैसे जाने कितने सारे फैक्ट्स लिखे होंगे। तो तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है कि हमें बेसिकली बैलेंसिंग लाइन चाहिए। तो बैलेंसिंग लाइन चाहिए तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, जो कॉमन पॉइंट हमने बनाया, वहां से लेकर जहां चौकी टच कर रहे हैं वहां तक की लंबाई चाहिए। अब वहां तक की लंबाई तार की जो दिख रही है हमें, वो नापनी है। वो नापने के लिए कॉमन सेंस लगाओ कि स्केल की साइड से जाओगे कि उस साइड से जाओगे। लास्ट वायर शुरू में जितने तार कवर हो गए तो पूरे पूरे आ गए 100 सेंटीमीटर, मान लो 3 कवर हुए 300 सेंटीमीटर आ गया। अब जो अगले तार पे आ रहा है तो तुम्हें लॉजिक ही लगाना है। तो कॉमन सेंस चाहिए जैसे। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, हम इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस नापना चाहते हैं और उसके लिए हमें एक सर्किट डिजाइन करना है। और जानते क्या उसके लिए इनपुट्स क्या हमारे पास? हम जानते हैं कि करंट कैसे डिवाइड होती है इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम जानते हैं। तो मान लो मैंने एक गैल्वेनोमीटर के साथ सर्किट डिजाइन किया। ये गैल्वेनोमीटर जाओ तो हाफ रिफ्लेक्शन मेथड करके नोट कर सकते हो, सामने समझ भी सकते हो। प्रैक्टिकल थ्योरी में क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिकल में जाएगा। सिंपल एक सर्किट का क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलो। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और मैंने इसके साथ एक सर्किट बनाया इसमें करंट फ्लो कराने के लिए। अगर मैं गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दूं तो परेशानी क्या है? लार्ज करंट फ्लो होगी, कॉइल जल के खत्म। करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट लगा दूं तो मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि मैं कितनी करंट फ्लो करा रहा हूं, क्योंकि रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को नापने का कोई साधन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, करंट को कंट्रोल कराने के लिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देता हूँ, जिससे मुझे ये तो पता रहे कि मैं सीरीज में कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। रियोस्टेट में मुझे नहीं पता कि मैं कितनी वैल्यू लगा रहा हूँ, बट रेजिस्टेंस बॉक्स में पता है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा, ये सर्किट बन गया। अब हम करंट को इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, 4000 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया इसमें। 4000 का होता है क्या रेजिस्टेंस बॉक्स में? जिन्होंने देखा बताओ। 4000 का नहीं होता, 2000 के दो
2000 2000 दोनों निकाल के सीरीज में जोड़ते हैं 4000, जरूरत पड़ने पे 5000 में निकालना पड़ता है। ऐसा रेजिस्टेंस निकालना है कि जब मैं की ऑन करूं तो गैल्वेनोमीटर लगभग फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाए, या इवन नंबर ऑफ डिविजन्स में डिफ्लेक्शन दिखाए। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर में नीडल बीच में, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब 30, या तो 30 दिखाए या तो 28 दिखाए तो 26 दिखाए हायर साइड। मान लो 30 पर तुम नहीं ला सके, 28 पर ले आओ, यहाँ पर वैल्यू ऐसे एडजस्ट करो, रेजिस्टेंस बढ़ाओ या घटाओ, जिससे कि कितने डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ गया? 28, इवन नंबर में। अब अगर मैं इसके साथ पैरेलल में एक सर्किट जोड़ता हूं, एक और सर्किट, एक छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स, तो क्या सकते हो शंट, क्यों? पैरेलल में जोड़ा। अनदर पॉइंट की K डैश यहां जोड़ दिया। मान लो मैंने इसमें कोई रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसको कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देगा? करंट यहां से आई, इस जंक्शन पर दो रास्ते हैं उसके पास, ये रास्ता कुछ रेजिस्टेंस का है, जो रेजिस्टेंस इसका हुई 100 ओम के ऑर्डर का, और यहां पे रेजिस्टेंस लगाया है, ये रास्ता 0 रेजिस्टेंस का है, तो सारी करंट इसका डिफ्लेक्शन करंट जाएगी तो डिफ्लेक्शन। अब मैं क्या करता हूं, डिफ्लेक्शन 0 हो गया, अब मैं इसमें कुछ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करता हूं। सोच के देखो, अगर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो आधी करंट, एग्जैक्टली आधी नहीं होगी, लगभग आधी होगी। कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पहले मान लो इसमें करंट कुछ जा रही थी, उसकी एग्जैक्टली आधी नहीं जाएगी, क्योंकि अब ओवरऑल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा सर्किट का। प्रैक्टिकल डेटा से समझाऊंगा मैं, लगभग आधी करंट उधर चले जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जितना रेजिस्टेंस तुमने इसमें निकाला है वही रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की कॉइल का है, पता चल गया रेजिस्टेंस। सिंपल लॉजिक, ये लॉजिक हम लगाते हैं हाफ डिफ्लेक्शन में, कि जितना रेजिस्टेंस उसका उतना रेजिस्टेंस लगभग इसका। अब लगभग क्यों है समझ लो, प्रैक्टिकल डेटा। इसमें तुमने निकाला था 4000 ओम, ठीक, इसका रेजिस्टेंस कितना है? मान लो 100 ओम, इसको भूल जाओ, अभी ओपन है, तो इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है? When K dash is open, करंट फ्लो हो रही है, ये तुमने मान लो 3 वोल्ट की बैटरी लगाई सपोज, तो करंट फ्लो हो रही है 3/4100, और जब ये भी आ जाएगा और इसमें भी तुमने 100 ओम लगाया, नहीं करंट 100 और 100 50 रह गया, 50 रह गया, तो नेट करंट कितनी है आपके पास? नेट करंट जो बैटरी दे रही है 3/, नेट करंट में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए करंट एग्जैक्टली आधी नहीं होगी, पर तुम देखो डिफरेंस नेग्लिजिबल है, बहुत कम अंतर आ रहा है, इसलिए हम लगभग आधा मानते हैं। क्लियर? तो पूरी तरह से प्रैक्टिकल मिलाकर गैल्वेनोमीटर की कहानी खत्म, ये प्रैक्टिकल तुमको करना है। अब एग्जैक्टली तो नहीं है अगला चैप्टर, पर मैं इस फैक्ट को जो बच गए इसमें, इस चैप्टर में कुछ चीजें बच गई, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसको यहाँ पर लेने की बजाय हम लेते हैं अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में मैं उसको शामिल करूँगा, और मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसकी डिटेल बच रही है, तो उसको उस जगह हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट हो रहा है, तो तुम हेडिंग लगा सकते हो, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल, ये पढ़ना है। अच्छा, इसके क्वेश्चन पीछे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन घुमा देंगे तुमको। तो जिन लोगों के पास भी टाइम बचता है तो टाइम कहां पर लगा दो, मतलब शॉर्ट एग्जाम्पल तो करने ही करने सारे,
और अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज में लगा, उससे प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, तुम्हारा हाथ खुलेगा, हाथ सधेगा, दोनों ही बातें। क्वेश्चन से डर लगना बंद हो जाएगा, फैमिलियरिटी बढ़ेगी सब्जेक्ट के साथ। जितना भी टाइम बचता है सब क्वेश्चन में जवाब दो, बार-बार थ्योरी पढ़ने में बैठा करो, सीधे क्वेश्चन उठा करो। थ्योरी के लिए और टारगेट ये रखो, क्लास में पूरा फोकस होके बैठो, इधर-उधर नहीं, दीवारें नहीं देखनी, स्पीकर नहीं देखना, बाहर कौन आया कौन गया वो नहीं देखना, खिड़की से बाहर क्या हो रहा है नहीं देखना। पूरा फोकस यहाँ रखोगे तो क्लास में हो गई हमारी थ्योरी की तैयारी। ये खाली इस क्लास के लिए बोल रहा है, सारी क्लास के लिए वैलिड स्टेटमेंट। जितनी भी क्लासेस तुम एलएल में कर रहे हो, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो वहीं पढ़कर जाओ, घर पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। रिक्वायरमेंट आती है तो फिर देख लो रेफरेंस के लिए कहीं पर, अदरवाइज सीधे क्वेश्चन रोज का रोज। तो मैग्नेटिज्म हमको पढ़ना है। कहानी अब शुरू होती है मैग्नेट की, इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैग्नेट शुरू से सबको आकर्षित करता है, मतलब लोहे को तो उसने अट्रैक्ट किया ही है, ह्यूमन बीइंग को भी अट्रैक्ट किया है। बचपन में हमें मैग्नेट से खेलना कितना अच्छा लगता था, कितना अट्रैक्ट होते थे हम ये देखकर कि हाँ ये मैग्नेट कैसे बिहेव कर रहा है। तो वास्तव में इसकी खोज किस तरह से हुई, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं तो पता चलता है। ऐसा उल्लेख आता है भारत का तो इतिहास अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, नहीं तो मैग्नेट की खोज भी भारत में ही हुई थी, पर हमारे पास हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास भी हमें कहां से पता चलता है? लंदन लाइब्रेरी ऑफ लंदन से हमें पता चलता है, क्योंकि वो लोग जो आए थे उन्होंने हमारे बारे में जो जो लिखा वो हमें वहां से पता चलता है। वहां से पता चलता है कि प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले कहां होती थी? भारत। वो उनकी किताबों से पता चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इतिहास हमारी किताबें थी वो उन्होंने सब जला के खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये दावा तो नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैग्नेट जो है भारत में इसका इस्तेमाल सबसे पहले हुआ। अब जो इतिहास बचा हुआ है उसमें जिनके पास अपने डेटा है वो दावा कर सकते हैं। तो चीन ने दावा किया, चीन बोलता है हमारे यहाँ मैग्नीशिया नाम की एक जगह थी जहां पर ये ऑब्जर्व किया गया कि जब चरवाहे वहां पर लकड़ी वाले जो चप्पल जूते होते हैं जिसमें लोहे की कील ठुकी होती है और लकड़ी जिसमें आगे लोहे की मूठ लगा देते हैं, क्यों? मजबूती के लिए, तो टूटे नहीं। जंगल में जब ये चाहते थे जानवर चराने तो दूसरे जंगली जानवरों से भी सामना होता था, तो और कोई हथियार की जरूरत नहीं, वो लकड़ी ही इतनी स्ट्रॉन्ग बना देते थे कि उसमें आगे लोहा वगैरह लगाकर कि उसकी एक चोट पड़ते जैसे तेंदुआ या भेड़िया वगैरह वो तो वहीं ढेर हो जाए। मेरे पास आज भी ऐसी एक लकड़ी है मेरे दादाजी की, तो उसमें पूरा लोहा इस तरह से लगा हुआ, तो वो लोहे के उनके डंडे जो वहां चिपकते थे और उनकी जो लकड़ी के जूते थे उसमें जो लगी हुई लोहे की कीलें थी वो वहां पर चिपकती थी। तो खोद कर जब निकाला गया तो वहां से निकला आयरन और मैग्नेटाइट Fe3O4, जिसको बोलते हैं लोड स्टोन। क्यों बोलते हैं वो भी समझते हैं। काले रंग का और होता है, ये नेचुरल और है जो मैग्नेटिक है, Fe3O4 मैग्नेटाइट। इसको लोड स्टोन इसलिए कहा गया क्योंकि ये जब ये पत्थर निकला तो इसका प्राइमरी यूज क्या सामने समझ में आया कि मान लो कोई थर्माकोल है या कोई हल्की चीज कॉर्क है, कॉर्क के ऊपर उसने इसको रख दिया और पानी में छोड़ दिया स्टिल वाटर में, तो क्या होगा? ये घूमकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट करता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता, तो डायरेक्शन बताने के काम आता था। तो नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, तो नेविगेशन में काम आया, इसलिए ये हमको लीड कर रहा था, लीडिंग, तो लीडिंग स्टोन कहा गया। फिर क्या होता है, शब्द कई बार बिगड़ जाते हैं धीरे धीरे, आपको भ्रंश बोलते हैं हिंदी में कि शब्द क्या था और क्या से बिगड़कर क्या हो गया। तो लीडिंग स्टोन से बन गया लोड स्टोन, LODE, लोड स्टोन। अब ये जो नेचुरल मैग्नेट है इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हमारे ज्यादा काम का नहीं है, बिकॉज एक तो शेप एंड साइज इसका कोई प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर शेप इरेगुलर साइज में मिलता है। दूसरा इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही लो होती है, वीक होता है बहुत। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में डायरेक्शंस बताने के अलावा और किसी काम का नहीं था, तो फिर हमने क्या किया, आर्टिफिशियली जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए। कैसे बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट? हर साल दिल्ली में प्रगति मैदान है, वहां
एग्जीबिशन लगती है, वहाँ पे प्रदर्शनी लगती है, वहाँ पे मशीनें आती हैं, तरह की मशीनें। हम जानते हैं मैग्नेट बनाना तो किससे, इलेक्ट्रिसिटी से बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड जब तुमने पढ़ी तो तुम इंट्रोड्यूस हुए एक ही तरह की सोलेनॉइड से जिसका पर्टिकुलर शेप होता है सिलिंड्रिकल, पर ऐसा नहीं है, कई तरह की सोलेनॉइड्स होती है डिफरेंट शेप में, डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स बनाने के लिए। क्योंकि हम मैग्नेट बनाना तो क्या करेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे सोलेनॉइड के अंदर और सोलेनॉइड में करंट पास कर देंगे। अब डिफरेंट शेप के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से डिफरेंट टाइप के मैग्नेट, डिफरेंट शेप के मैग्नेट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की सोलेनॉइड चाहिए। मान लो बटन मैग्नेट बनाना है, तुमने देखा बटन मैग्नेट बहुत पावरफुल होता है। जो डार्ट गेम होता है उसमें डार्ट में आगे कई बार लगा होता है जिससे कि वो लोहे के उस पे जाकर चिपक जाए और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, छोटा सा मैग्नेट बहुत पावरफुल। फिर वो वाले मैग्नेट जो तुम उछालते हो चू 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 आवाज करके नीचे आते हैं। इनिशियल कॉस्ट उसकी जो थी शुरू में जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए का पेयर तक बिका था, पर आज मार्केट में 5 रुपए 10 रुपए पेयर अवेलेबल है। काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उस शेप का मैग्नेट बनाना तो उस शेप की सॉलिड चाहिए। तो अलग अलग तरह के सॉलिड से हम अलग अलग शेप के मैग्नेट बना सकते हैं। जितने तरह के शेप्स हैं, जो कॉमन शेप है उसमें तुम जानते हो बार मैग्नेट, यू शेप में मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू इज डिफरेंट फ्रॉम यू। यू में पोल्स आमने सामने नहीं होते, हॉर्सशू में पोल्स आमने सामने, ये डिफरेंस। फिर उधर रिंग मैग्नेट, स्पीकर के पीछे जो देखा तुमने काले से रंग, पाउडर मेटलर्जी से बनता है। रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, बचपन में गेम खेलते थे मैग्नेटिक गेम, एक बड़ी डिस्क एक छोटी डिस्क अलग अलग नंबर के खड्डे होते थे, उसमें गिराना होता था और उससे पॉइंट्स मिलते थे। हमारी जिंदगी में गेम्स और कॉमिक कम रही क्योंकि टीवी आ गया था, ठीक है। हमारे टाइम में टीवी नहीं होता था तो कई तरह के गेम्स हुआ करते थे और पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हुआ करती थी। इसलिए हमारी जो रीडिंग स्पीड है, हमारी पीढ़ी की रीडिंग स्पीड तुम देखोगे और तुम्हारी पीढ़ी की रीडिंग स्पीड देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हें से जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं बन पाई है वो स्पीडली नहीं पढ़ पाते और इसलिए टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। जहां पर एक व्यक्ति को 1 मिनट में 1000 शब्द पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वहां पर तुम्हारी होती है 100 और हार्डली 150 वर्ड्स 1 मिनट, तो वहां तुम मार्क्स खा जाते हो। तो तुम्हारा रिवीजन फास्ट नहीं हो पाता, रिवीजन फास्ट नहीं हो पाता तो तुम पिछड़ जाते हो। तो एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका क्या है, रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। शुरू में बताया था फिंगर टेक्निक, आई फिक्सेशन, एक बार में पूरी एक लाइन को पढ़ पाना प्रैक्टिस कर। अभी क्या करते हैं हम 2 जगह फोकस करते हैं, तो आपको एक बार झपकाना पड़ता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो कुछ टेक्निक्स हैं, उसके लिए हम सोच रहे हैं कि एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स के लिए संडे को एक क्लास रखें, तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा जिसमें सचिन श्रीवास्तव सर 1 घंटा लेंगे, 1 घंटा क्लास में लोगों को मिलाकर 2 घंटे की क्लास हमारी, जिसमें कुछ वीडियो वगैरह भी तुम्हें दिखाएंगे और इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी। तो साइंस शो जैसे होता था उस टाइम का कुछ बनाकर, तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है कि संडे को 4 से 6 ऐसी एक क्लास हम रखने वाले हैं। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद तुम उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर तुम्हारा कोई टेस्ट वगैरह नहीं है 4 से 6 में, तो उस समय तुम आकर वो अटेंड कर पाओ। तो मैग्नेट की हम बात कर रहे थे और वहां से कम आगे घूमकर रीडिंग स्पीड पे आ गए। तो वापस लौटते हैं, अलग अलग तरह के मैग्नेट्स, स्पीकर का मैग्नेट रिंग शेप में, डिस्क मैग्नेट, फिर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में मैग्नेटिक स्ट्रिप, ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट थी हमने वैसा मैग्नेट बना लिया। सिलिंड्रिकल मैग्नेट भी होता है, अगर तुम वो जो कूलर के अंदर पंप है उसको खोल के निकालोगे तो पानी में डूब कर चल रहा है, उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट एज पर रिक्वायरमेंट हमने, और जितनी स्ट्रेंथ के चाहिए थे, अलग अलग स्ट्रेंथ के होते हैं मैग्नेट। अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था सुपर कंडक्टर, जब मैं पढ़ा था तो हमने सुपर कंडक्टर यूज करके क्या बनाए थे, सुपर मैग्नेट्स। सुपर मैग्नेट्स में क्या खास बात थी, उनका मैग्नेटिक फील्ड ओवर 10 टेस्ला, 10 टेस्ला से भी ज्यादा। तो ये होता कितना उसका अंदाजा तुमने लगाया था, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लीवर सिस्टम डिजाइन करके
सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स से हमने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया जो हाईली डायरेक्शनल। तो एक टेबल दी हुई है तुम्हारे एनसीईआरटी में, उस टेबल में तुम पढ़कर देख सकते हो कि अलग-अलग सोर्स से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो किस ऑर्डर का होता है। जैसे तुम्हें आइडिया होना चाहिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर का होता है। टेस्ला इज यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सीजीएस यूनिट इज गाउस। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.34 गाउस अराउंड दिल्ली पर हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको पढ़ेंगे आगे। तो 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर। हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड है माइक्रो टेस्ला के ऑर्डर या और भी कम नैनो टेस्ला के ऑर्डर। तो अलग अलग ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड तुम डिटेक्ट कर सकते हो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। कंपास नीडल से 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर सकते हैं, पर माइक्रो टेस्ला को डिटेक्ट नहीं कर सकते, नीडल हिलेंगे भी नहीं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर सकते हैं, पर हमारी बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे कुछ चीजें जुड़ती हैं, कुछ फैक्ट्स जुड़ते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है उस पर डिपेंड करता है डिटेक्शन, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए, हमारा मैग्नेट के साथ जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार मैग्नेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जनरल, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सीधे यहीं से स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर की। बाकी सब थ्योरी ऑलरेडी हमने डिस्कस की, जिस पे क्वेश्चन जो बने अभी तक वो क्या बना है, एक तो Fe3O4 फॉर्मूला आना चाहिए तुमको मैग्नेटाइट का। दूसरा लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन इसको बोलते हैं, वो नाम पता होना चाहिए, कितना काफी। इसका इस्तेमाल जो है चीन में एक कहानी दी हुई है एनसीईआरटी में कि एक राजा था, उसका नाम भी दिया हुआ है। उसका जो शिल्पी था क्राफ्ट्समैन जैसे इंजीनियर, तो उसने उसके लिए रथ बनाया, रथ में एक पुतला लगाया। उस पुतले की खास बात यह थी कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। हमारे टाइम में एक गेम भी आता था क्वेश्चन आंसर क्विज, उसमें एक पुतला आता था जिसमें पैर पर एक इंडिकेटर तलवार जैसे लगी होती थी, उसको एक तरफ रखो क्वेश्चन वाली साइड में, घुमाना पड़ता था क्वेश्चन के लिए, फिर उसको एक मिरर होता था उस पर रखते थे तो घूम के आंसर बताता था। मैग्नेटिक गेम था, मैग्नेट से उसको अरेंज किया होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट करने के लिए। तो उसने राजा के जो शिल्पी था उसने, यानी उसका जो क्राफ्ट्समैन था, उसने रथ बना कर दिया जिसमें पुतला था जो हमेशा साउथ की तरफ इंडिकेट करता रहा। तो राजा ने उसका क्या इस्तेमाल किया, रात में घने जंगल से होकर उसको कई बार आक्रमण करने जाना था, सेना के टुकड़े को मदद पहुंचाने जाना था। तो वो ये पॉसिबल हो पाया घने जंगल से, जब कुछ भी हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता कि किस डायरेक्शन में जाना है, उस पुतले की मदद से। तो ये जिक्र आता है चीन में इस तरह का यूज किया। तो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट, या खाली मैग्नेट भी लिख सकते हो, बार मैग्नेट या मैग्नेट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तुम्हारा कॉमन एक्सपीरियंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट शोज डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। इट शोज डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है डायरेक्टिव का और अट्रैक्टिव का? हाँ, पर्टिकुलर फ्रीली सस्पेंड करने पर हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा। सेकंड, बताओ तुम बताओ क्या तुमने एक्सपीरियंस किया? तुमने एक्सपीरियंस किया है जैसे ऑलपिन होल्डर होता है, ऑलपिन लंबे समय तक मैग्नेट के कांटेक्ट में रहे तो क्या हो जाती है, यानी एक मैग्नेट दूसरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देता है। सेकंड पॉइंट, ए मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म, a magnet can induce magnetism in ferromagnetic substances. A magnet can induce magnetism in ferromagnetic substances. और क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा? जस्ट इमेजिन, यहाँ पर लोहे का बुरादा है बहुत सारा, और ये मेरे पास एक मैग्नेट है, और मैंने इस मैग्नेट को लोहे के बुरादे में छोड़ दिया, गिरा दिया। अब जब मैं उठाता हूँ इसको तो सबसे ज्यादा बुरादा कहाँ चिपका होता है? किनारों में। तो देखोगे, a magnet attracts more at the poles. A magnet attracts more at the poles
but less in the middle, but less in the middle. अब तुम इसका कारण भी समझ लो और इस पर क्वेश्चन कैसे बना बोर्ड में वो भी समझ लो। अगर मान लो ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट क्यों है? उसका कारण है जो सबसे छोटी मैग्नेटिक एंटिटी होती है, सबसे छोटा मैग्नेट, उसको बोलते हैं डोमेन। जैसे जब तुमने छोटी क्लास में पढ़ा तुमने पढ़ा था अणु, मॉलिक्यूल, वो स्मॉलेस्ट एंटिटी है जिसमें उसकी सारी सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हो। वैसे स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक एंटिटी क्या होती है? डोमेन। तो हर सब्सटेंस में एटॉमिक डाइपोल्स मौजूद हैं। एटॉमिक डाइपोल्स, मैग्नेटाइजेशन होना है तो एटॉमिक डाइपोल्स, उनका जो अलाइनमेंट है वो तय करता है मैग्नेटाइज्ड स्टेट और अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट। जस्ट इमेजिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो उसका इंपैक्ट ये आता है कि सबका ओरिएंटेशन सेम हो जाता है। मान लो सारे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सारे अगर क्लॉकवाइज घूमने लग गए तो सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज, एक करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सब एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करेंगे तो एक नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, मान लो लूप है तो जिस एंड से देखने पर करंट क्लॉकवाइज वो साउथ पोल, जिस एंड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज वो नॉर्थ पोल। जब उसमें नॉर्थ भी है साउथ भी तो क्या बन गया? डाइपोल। डाइपोल बन गया तो उसके साथ एसोसिएट करोगे डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नेट तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कोई सब्सटेंस जैसे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल तुमने पढ़ा था, तो डाइपोल कंपेयर करने का क्या तरीका था? जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रांग डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में भी जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट। तो यहाँ पर क्या होता है? अलाइनमेंट हो जाता है। अभी इस लेवल पे सिर्फ ये मान लो कि जो मैं दिखा रहा हूँ एरो हेड वो नॉर्थ है, एरो की टेल साउथ है। सिचुएशन ये है कि इस कॉर्नर पे सारे नॉर्थ इकट्ठे हो गए, बन गया नॉर्थ, यहाँ सारे साउथ, ये बन गया साउथ। बीच में क्या स्थिति है? ये अपने में मस्त है, नॉर्थ साउथ यहीं पर है, इनको ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा, तो इनका इंटरेक्शन यहीं पर खत्म हो जाएगा, बाहर किसी से इंटरेक्शन नहीं होगा। तुम्हारे घर में टीवी लग रहा है तो तुम पड़ोसी से जाके बात ही नहीं कर रहे, इनके घर में टीवी नहीं है, इनको खेल कूद मनोरंजन चाहिए, पड़ोस में भी जाएंगे, पार्क में भी जाएंगे, तो इनका इंटरेक्शन नजर आएगा। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये सबसे ज्यादा बुरा लोहे में यही चिपकने वाले, रीजन तुम्हें समझ में आता। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बना? क्वेश्चन ऐसे बना, तुमको बोला यू आर गिवन टू आइडेंटिकल पार्ट्स, दो आइडेंटिकल पार्ट तुम्हें दी गई हैं, वन ऑफ विच इज अ मैग्नेट, इनमें से कोई एक मैग्नेट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई which one is magnet without any aid। तुम्हारे पास मदद के लिए ना तो धागा है, ना तुम्हारे हाथ इतने मजबूत है, इतना दूध नहीं दिया कि लोहे के साइज की रॉड को तुम हाथ से तोड़ सको। तो अब तुम्हें ये बताना है how to identify which one is magnet, which one is iron। तो कौन बताएगा? हम लोग बताओ, अदिति। We will utilize this property जो अभी तुमने लिखी है, हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो तुम्हें जो लैंग्वेज लिखनी होगी इसमें, मैं क्वेश्चन में नहीं लिखा रहा, आंसर में नहीं लिखा रहा, ओरली तुम्हें बता रहा हूँ, माइंड में इसको स्टोर करो, उसको अपने वर्ड्स में तुम कन्वर्ट करो। सपोज हमने इनको नाम दे दिया, we had two bars A and B। We will take bar A horizontally in one end and move one end of bar B along its length। If we feel uniform attraction throughout, इसका मतलब ये है कि मैं एक मैग्नेट को, मैग्नेट के एक पोल को लोहे पर घुमा रहा हूँ, then A is iron, B is magnet। और अगर हमारा एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन कुछ और है, if we feel more attraction at the ends, less in the middle, then A is magnet। मैं लोहे को घुमा रहा हूँ, ऐसे पता लगा।
अगली प्रॉपर्टी और क्या एक्सपीरियंस किया तुमने मैग्नेट के साथ? मैग्नेट जब टूट जाता है तो क्या तुम नॉर्थ और साउथ को सेपरेट कर पाते हो? यानी मैग्नेटिक मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेट के टुकड़े टुकड़े कर डालो तब भी तुम नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं करते। We cannot separate. We cannot separate the magnetic poles by any means. किसी भी तरह से नहीं हो, by any means. So magnetic monopoles अगर poles लिख रहे हो प्लूरल में तो लिखोगे do not exist in nature, और अगर pole लिखा है तो लिखोगे does not exist. Magnetic monopole do not exist in nature. जैसे अकेला पॉजिटिव हो सकता है, अकेला नेगेटिव हो सकता है, वैसे अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ नहीं हो सकता। हाइपोथेटिकल है, थियोरेटिकली मान सकते हैं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कई लोगों ने दावा किया पर जब उनके दावे की जांच की गई तो वो झूठे निकले। यानी नेट पे अगर तुम जाकर मैग्नेटिक मोनोपोल आर्टिकल डालोगे तो बहुत सारे तुम्हारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगे, पर आज तक कोई भी मैग्नेटिक पोल्स को सेपरेट नहीं कर पाया। और इसी पर बेस्ड है गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो हमने गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिया था। जब मैग्नेटिक मोनोपोल सेपरेट नहीं हो सकते, अलग से नॉर्थ या अलग से साउथ हो ही नहीं सकता, तो जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ भी होगा। नॉर्थ के कारण जितनी लाइंस बाहर निकलेंगी साउथ के कारण अंदर आएंगी। तो गाउस लॉ क्या बन गया? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज। ठीक, और क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है मैग्नेट के साथ? फॉर्म अगर कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन होता है, वो बोलते हैं कि हमने तोड़ा इसको, मतलब एक अजीब सा जो एक्सपीरियंस उनका रहता है, तो वापस नहीं चिपकते। तो क्यों नहीं चिपक रहे हैं? तो तुम थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे, ऑब्जर्व करोगे, बताना चाहते हो क्यों नहीं चिपक रहे हैं? अगर तुम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये जो नॉर्थ है, ये तो मैंने एक साइड दिखाई है तुम्हें सामने वाली, 3D में दिखाऊंगा तो सिचुएशन कुछ और होती है। ये नॉर्थ, पूरा नॉर्थ ऐसे नहीं होता, यहाँ कहीं मतलब इस तरह से कुछ अलाइनमेंट होता है। ये तोड़ने पर जो पोजीशन वहां पर बनती है, जैसे होना क्या चाहिए था, ये नॉर्थ साउथ था, अगर मैंने यहाँ से तोड़ा तो यहाँ साउथ बन जाता है, नॉर्थ बन जाता, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए थे। तो ऐसे डायरेक्टली अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये था, इसको तोड़ा, वापस लगाऊंगा तो डायरेक्टली अट्रैक्ट नहीं करेगा, उल्टा करके लगाऊंगा तो अट्रैक्ट। ऐसा क्यों है तो तुम खुद एक्सपीरियंस करके देखो। तो आज के लिए काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ो।